मोनिका मैम कैसे हो? हेलो अनिल सर। यस मैम। सर मुझे है ना जो सेक्शन नंबर 57 है पेटेंट का, ठीक है, हम्म। उसमें एक सर ने ना पॉइंट लिखवाया था, प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम कैन बी अमेंडेड। हम्म। ये मुझे समझ में नहीं आई, ये वाली जो लाइन है जो मैंने लिखी हुई है। 57 वाली बात कर रहे हैं ना मैम? हाँ, सेक्शन नंबर 57 अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन। काय काढले तुम्ही ट्रेडमार्क? मैम एक काम कर लेता हूँ ना। मैं हाँ जी। इस पे ओपन कर लेता हूँ, तो आपको कौन सा डाउट है डायरेक्टली वहां पे देखिए। हाँ जी, हाँ जी सर। पाचवा फाईव्ह
अमेंडमेंट अंडर हाँ 3। मैम 5th पॉइंट है ये आपका जो आप बोल रहे हैं ना। मोनिका मैम। आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी, यही वाला ही पॉइंट है सर, ये समझ में नहीं आया मेरे को। पोस्ट डेटिंग का ही है ना, प्रायोरिटी डेट ऑफ द क्लेम। मैम इसमें प्रायोरिटी डेट ऑफ द क्लेम चेंज अमेंड कर सकते हैं, बस उतना ही लिखा है ना, उसमें आपको क्या मतलब समझ। सर तो इसका मतलब क्या है कि मतलब फॉर्म नंबर 13 हम इसमें फिल, मतलब सर कौन सा फॉर्म इसमें फिल होगा जिससे प्रायोरिटी डेट ऑफ जो क्लेम है वो अमेंड होगी, या फिर अ, समझ रहे हैं सर आप? हाँ हाँ समझ में आया कि कौन सा फॉर्म फाइल करना है और हाँ डेट कैसी चेंज होगी। हाँ हाँ, वो चीज मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि इसमें ये पोस्ट ग्रांट का दिया हुआ है, आफ्टर ग्रांट अमेंडमेंट जो होगी वो फॉर्म नंबर 14 से विद इन 3 मंथ, और फीस जो होगी 2400 रुपये होगी। और एक फॉर्म नंबर हम्म 13 का इसमें लिखा हुआ है मैंने, नेम एड्रेस बिफोर ग्रांट और आफ्टर ग्रांट, जो हम्म। स्पेसिफिकेशन है वो चेंज करने के लिए। बाकी इसका नहीं समझ आया मुझे, प्रायोरिटी डेट ऑफ द क्लेम कैन बी अमेंडेड, अमेंडेड हो जाएगी बट लाइक कैसे होगी, उसका कोई फॉर्म है, कोई फीस है उसकी, या कोई ये सब कुछ नहीं आया मुझे। हम इसका रिलेटेड रूल एक बार देख लेते हैं, कुछ रूल में दिखेगा, अदरवाइज विल डिस्कस विद जसर याद जयवीर सर। मेरे को आपका क्वेश्चन तो वैलिड है और मैं समझ में भी आया कि इसमें कौन सा फॉर्म और क्या कैसे चेंज होगा डेट। हाँ जी। ठीक है मैम। अभी तो फिलहाल मेरे पास इसका आंसर नहीं है, बट रजत सर या जयवीर सर आते हैं या कल मैं आई बी आंसर दैट वन। हाँ नो इश्यूज, ओके। और सर वो क्वेश्चंस तो आप डिस्कस करेंगे ना, लाइक जैसे मेरा कल का एक डाउट था। कल का कौन सा था मैम। सर वो शायद 2 का क्वेश्चन पेपर है, और हम्म सी, और उसका क्वेश्चन नंबर 14 है, हम्म। उसमें मुझे डाउट है, मतलब। ये पेटेंट एक्ट का, पेटेंट के इसके हाँ पेटेंट का ही है सर वो, ईयर कौन से ईयर का है। 2024 का है। हम्म। पार्ट सी था उसका, पेपर सेट सी है, और क्वेश्चन नंबर 14 है उसका, आई थिंक पेटेंट ऑफ एडिशन के रिगार्डिंग ही है। एक मिनट मैम, इन लोगों को अलाउ कर देना उस ओके। मैसेज आ रहा है इसमें तो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ यही वाला है सर, 14th जो है ना, मिस्टर अल्फा हैज टू पेटेंट एप्लीकेशन। सर देखो, इसमें है ना, जैसे अपने को बताया था कि अगर एक पेटेंट है वो भी ग्रांटेड है P1, ठीक है, और जो हम्म दूसरा पेटेंट है P2 वो भी ग्रांटेड है। लेकिन हम्म अगर मतलब जैसे मैं ही हूँ, ठीक है, मैंने 2 पेटेंट ग्रांट कर रखे हैं, तो मुझे पता लगता है कि जो मेरा पेटेंट 2 है जो ग्रांटेड है, हम्म वो क्या कहते हैं उसको, पेटेंट ऑफ एडिशन बन सकता है मेन हम्म इन्वेंशन का। ठीक है, तो वो हम्म मुझे पता लगा, इम्प्रूवमेंट है, मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, तो वो रिवोक हो जाएगा P2, और वो ग्रांट हो जाएगा एज अ पेटेंट ऑफ एडिशन P1 में। हम्म ठीक हम्म। है, अब सर ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कुछ कुछ ऐसे ही बोल रहा है, काइंड ऑफ, बट इसका आंसर उन्होंने बी दे रखा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट बी टू पेटेंट ऑफ एडिशन ऑफ ए। इसमें भी मैम सेम ही इसके सिनेरियो सही है। मैम एक बार है ना, आप आराम से ना डेट देखते हैं तो समथिंग विल बी उसमें से निकलेगा मैम। आपने किया होगा, सही किया होगा, मैं रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ, बट मैम बहुत बार ऐसे ही होता है।
इसके Granted का problem होता है। शायद ग्रांटेड या कुछ तो रहेगा इसमें से। वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। हाँ जी सर, आप रीड करके देखो इसको एक बार। हाँ हाँ। मैम, अल्फा हैज 2 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल्ड। I see. The first was filed in ऑन 1/4/2020 और जो सेकंड एप्लीकेशन बी है जो कि इम्प्रूवमेंट है फर्स्ट एप्लीकेशन का, वो 31/3/2019 को है। ओके। ये हम लोग पेटेंट 1 मानते हैं। पेटेंट 1 ये कब फाइल हुआ है? 1/4/2019। इसका ग्रांट कब मिला है? ये सेकंड 1/7/2022 को। 1/10 ना? 1/7 है सर। 1/7, सॉरी सॉरी। पेटेंट 2 मैम, बी वाला, ये ए वाला है ना? नहीं, अल्फा वाला है ये। हाँ, दूसरा भी अल्फा ही है सर। Same ही है। ओके, ये ए वाला है, बी है ना ये? हाँ ये ए है, यहाँ जी। से ही। तो इसका फाइलिंग इसने कब किया था? 31/3/2019, 31/3/2019 को। ओके। और इसका ग्रांट कब मिला है? 30/10/2022। Which is improvement of the patent application file. Yes. So both application proceed, grant the patent individual. Granted. Application B was granted twice. Okay. बहुत धन्यवाद सर। The alpha later come to know that about provision and related benefit of the patent of addition. It requested to Controller. to revoke the patent B and convert the same patent of addition. This contains correct option. हाँ मैम, देखो ना, हमारी एक कंडीशन है कि पेटेंट हाँ ऑफ जी। एडिशन है, वो कब फाइल होता है? सॉरी, वो जब पहला वाला ग्रांट हो जाएगा, जो मेन नहीं एडिशन, नहीं वो मैम, समझे इसमें नहीं। वही है, वही पॉइंट आ रहा है, क्योंकि हमारा पेटेंट ए फाइल करने से पहले पेटेंट बी फाइल किया है, मैम ये देखो, ये डेट अच्छा, इसलिए वो नहीं होगा, क्योंकि ऑन और आफ्टर एनी टाइम ओके, कर सकते, ठीक है। लेकिन बिफोर नहीं कर सकते, इसलिए नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए मैम है ना, ठीक ट्राई है। करना है कि ये सब डेट ऐसे लिखते ही तो मालूम पड़ जाता है। ये मार्च वाली, ये अप्रैल की है, तो ये फर्स्ट फाइल ओके। होनी चाहिए थी। ये फर्स्ट फाइल हो चुकी है और ये सेकंड फाइल हो चुकी है। और इसका आप लोग इसमें नहीं कन्वर्ट होगा, इसका इसमें कन्वर्ट हो हाँ, सकता है। उल्टा हो अच्छा सकता अच्छा, ओके। नहीं, उसमें भी नहीं होगा मैम, क्योंकि इसका ग्रांट पहले हो चुका है। है। मैम ग्रैंड पहले होना नहीं चाहिए। किसी का किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, दोनों अलग इंडिविजुअल रहेंगे। दोनों रीजन मालूम पड़े? हाँ जी ठीक है सर, ये वाला तो नहीं पता था मुझे, ठीक है, अब आ गया समझ। फर्स्ट, मैम 2 कंडीशन याद रखो। फर्स्ट, फाइलिंग कब होनी चाहिए? मोनिका मैम, हाँ, बोल रहे हैं आवाज। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी मैम। जो तो तो फर्स्ट फाइलिंग फाइलिंग कब? है या तो वो पहले हो पेटेंट ऑफ एडिशन जो है उससे मेन पेटेंट का फाइलिंग फर्स्ट होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन होना होना चाहिए चाहिए। मेन। हम्म। और ग्रैंड भी पहले होना और ग्रांट कब होना चाहिए? ग्रांट भी पहले ही होना चाहिए उससे। यस, चाहिए। हाँ। ये 2 कंडीशन पास है तो ही। तो इसमें थोड़ा सा अच्छा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मैम, थोड़ा सा है ना, दिखने के लिए तो आपको सिमिलर दिखेंगे आंसर में, बट आपको यू हाँ हैव टू, उसके लिए सर भी बहुत बार बोलते हैं कि डेट लिखो। डेट लिखो, बाहर निकालो उससे से। ये इसमें ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं मालूम पड़ेगा, उससे अच्छा जी जी और सिक्वेंशियल लिखते थे ना, और भी मालूम पड़ जाता था। जी 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 जी, ठीक है सर।
ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। तो ये ऐसे क्वेश्चन कभी भी रीड आउट कर रहे तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके करना पड़ेगा। और वही सर, तो इसके लिए तो हम लोग भी बहुत बार बोलते हैं कि ऑप्शन मत ढूंढो, पहले आप डॉट ऑप्शन ही आंसर दे दो, और जी वो जी जी। आंसर बाद में यहाँ पे कहाँ पे करेक्ट है वो चेक कर दो बस। ठीक चलो है मैम, सर। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, उसकी वजह से सबको समझ में आया ये। दो अभी दो कंडीशन मैम ने अच्छे से बताई थी पेटेंट ऑफ एडिशन के। किसी को कुछ भी डाउट है? मेरा तो हो गया है क्लियर डाउट। हाँ नहीं, आपका हो गया मैम। और किसी को? गौरव सर है, कृतिका मैडम है, प्रदीप सर है, रूबी मैम है। बस एक आखिरी क्वेश्चन और है आज मैम का। हाँ, इसके लिए पूछते हैं, किसी को डाउट तो नहीं है ना? गौरव सर, यस सर। ये आपने कृतिका मैम ने अभी जो दो पॉइंट कंडीशन बताए वो समझ में आई आपको? उसमें कुछ डाउट नहीं है ना? नहीं सर, मैंने सर क्वेश्चन से स्किप हो गया था सर, मैंने ये पूरा क्वेश्चन मैंने पहले नहीं पढ़ा था। ओके। गौरव सर, यस सर। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर ये ये मैंने दोनों ही पढ़े। रीड करा सर बाद में, तो मुझे तो इसका एक मतलब कन्वर्ट हो जाएगा इस कंडीशन में। सर मैं ए सी में चूज करता हूँ, मुझे ये सी में से लग रहा है। ये मुझे इस possible to convert। सर अभी डिस्कशन हो रहे थे तभी आप थे, अभी एक 5 मिनट पहले मोनिका हाँ मैम ने सर, जब। सर मैं था लेकिन मैं नोट्स देख रहा था क्वेश्चन पे, सर मैं ध्यान नहीं। ओके। अभी कीजिए सर सॉल्व। ओके सर। Mr. Alpha has two patent application filed on valve structure of an IC engine. The first application A was filed on 1/4/19, and second application B, which actually is an improvement of first application, was filed 31/3/19. 31/3/19. Okay. Both are application proceed to grant of patent individually. Application A was granted 10/32, and application B was granted 13/10/22. However, Mr. Alpha later on come to know about the previous and related benefit of patent of addition. He requests the controller to remove the patent B and convert the same as patent of addition of patent A. In contrast, select the correct option. गौरव सर, आपको क्या लगता है? तो जो इंस्ट्रूमेंट है, पहले तो सर एक फिर इम्प्रूवमेंट दो फाइल करा है। सर पहले ऐसा कोई भी डेट का क्वेश्चन आया ना, इसका ही नहीं बोल रहा हूँ, सभी क्वेश्चन के लिए हिंट दे रहा हूँ कि आप डेट लिखना चालू कर दो। अभी कितने डेट है अपने पास? और 1/4/19। बाद में सेकंड डेट कौन सी है? 13/03/19। बाद में थर्ड डेट कौन सी है? 10/2022।
और सर वो रहे 01/7/20। ओके 7, ये अपने पास ये डेट आई है 4, यस सर। इसको पहले ना 3 और ये 4, इसको पहले सिक्वेंशियली लगा दो, डेट वाइज, टाइम वाइज, डेट वाइज। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? सर 31/03/19। ओके, ये फर्स्ट है, फर्स्ट एक्टिविटी ये हो चुकी है, ऐसा समझ लो, फर्स्ट स्टेप ये यस है। सर। यस सर। देन 01/4/29। ये सेकंड स्टेप हो चुके हैं। देन 01/7/24। 22, ये थर्ड स्टेप है। और ये 30/10। 10 22, ये फोर्थ स्टेप हुए। अभी ये फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, ये कौन सा फाइलिंग किया है सर? ये डेट को कौन सा फाइलिंग हो चुका है? सर इसमें इम्प्रूवमेंट फाइल क्या है इसमें? बी फाइल, एप्लीकेशन बी फाइल हुआ है ना, यस सर। यस। इम्प्रूवमेंट। ओके, आप बोल रहे हो इम्प्रूवमेंट, सही है। हाँ। हम्म, ओके, ये डेट 1/4 को क्या फाइल हो चुका है? पे फाइल क्या है? ओके, इस डेट को क्या हुआ है? 21/22 को ए ग्रांट हुआ है। ग्रांट हुआ है। और इसको क्या हुआ है? बी बी ग्रांट ग्रांट। हुआ है। हाँ, अभी मेरे को आंसर मत, ये नीचे वाला मत देखो, अभी मेरे को आंसर, 2 क्वेश्चन का आंसर दे दो। सर पेटेंट ऑफ एडिशन कब होता है? एक कंडीशन पहले बता दो। सर पेटेंट ऑफ एडिशन ग्रांट के बाद सर। ग्रांट के नहीं सर, ग्रांट हाँ। के बाद, ग्रांट के पहले, कोई भी, दोनों। ओके ठीक है, बिफोर और आफ्टर भी हो सकता है। हाँ सर। हाँ वो एक कंडीशन है। सेकंड कंडीशन? सर जैसे सर इन्वेंटिव स्टेप नहीं होता है। इन्वेंटिव स्टेप? हाँ सर, कौन से पेटेंट का इन्वेंटिव स्टेप नहीं माना जाएगा? सर जो इम्प्रूवमेंट है सेकंड एप्लीकेशन के लिए। ओके, वो इन्वेंटिव स्टेप। ओके, ये भी आपका सही है। जो सेकंड फाइल करेंगे उसका इन्वेंटिव स्टेप नहीं है तो भी चलेगा, बट क्या जरूरी है सर इसमें? नोवेल्टी। यस, ये तो मालूम है, ये एक भी क्लियर है आपका। थर्ड, ये जो फर्स्ट पेटेंट फाइल किया, वो मेन पेटेंट जो फाइल किया, वो पहले होना चाहिए कि बाद में होना चाहिए? सर मेन पेटेंट तो पहले होना चाहिए। तो अभी ये जो कंडीशन है इसमें देखो ना, ये कहाँ फाइल हुआ है? हाँ सर ए बाद में फाइल हुआ है और इम्प्रूवमेंट पहले फाइल हुआ है। ओके, तो मेन पेटेंट पहले फाइल होना चाहिए। यस सर। ओके, और एक सर ने सिखाते टाइम बोला था, मेन पेटेंट का ग्रांट पहले होना चाहिए कि बाद, या साथ में होगा तो भी चलेगा? हाँ सर। सर हाँ, मेन पेटेंट तो ग्रांट ऑन और बिफोर हाँ सर साथ में हो या पहले हो ग्रांट। बिफोर ही, साथ में हो गए तो ठीक है, बिफोर ही होना चाहिए। तो यस सर। अभी इसमें एक कंडीशन तो पास है कि ये पहले, बाद में, ये पहले ग्रांट हुआ है, ये बाद में ग्रांट हुआ है, तो ये कंडीशन ओके है। बट ये पहले फाइल होना चाहिए था, ये सेकंड में फाइल होना चाहिए था, बट यहाँ पे हुआ है बी पहले फाइल हुआ है, इंप्रूवमेंट पहले फाइल हुआ है, और बाद में मेन पेटेंट फाइल हुआ है। यस सर। तो अभी ये कंडीशन में मैं पेटेंट ऑफ एडिशन कर सकता हूँ? नहीं सर इस कंडीशन में नहीं कर सकते। ओके, और इन केस सर, अभी मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, मॉडिफाइड कर रहा हूँ। यही सेम क्वेश्चन है, और यहाँ पे ए का डेट ये रहता था और बी का ये रहता था, उस केस में मैं पेटेंट ऑफ एडिशन कर सकता हूँ? यस सर इस गौरव सर? केस में कर सकते हैं। यस सर। ओके, तो याद रखो कि
कोई भी क्वेश्चन या आंसर दे रहे हो ना, तो एक तो पहले डेट निकालो, बाद में वो डेट को सिक्वेंशियल लगा दो, और वो डेट के सामने क्या क्या एक्टिविटी हो चुकी है वो लिखो, तो यू कैन गेट लिटिल बिट आइडिया कि हाँ क्या बोलना चाहता है। और देन ही लास्ट में ये सब क्लियर हो जाए, ये सब मैटर क्लियर हो जाए क्वेश्चन, तो ही क्वेश्चन का नीचे वाले ऑप्शन देखना, अदरवाइज नीचे वाले ऑप्शन देखेंगे ना, देन अगेन कंफ्यूजन होना चालू हो जाएगा। अभी ये स्मॉल नहीं देखते तो डायरेक्टली इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट बी टू ए करके मोस्ट ऑफ पीपल यहाँ पे टिक कर देते थे ये। हाँ सर, पढ़ के तो मुझे ए या सी में से लग रहा था। हाँ वही, क्योंकि ऑप्शन वही किया। तो ट्राई करो कि इसका ये लास्ट ऑप्शन रखो, ऑप्शन चेक करना, पहले माइंड में क्वेश्चन समझ लो, अंडरस्टैंड कर दो, खुद का एक आंसर बना दो, और उसके हाँ बाद नीचे जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। और हाँ मोनिका मैम, आप सेकंड क्वेश्चन कुछ पूछ रहे थे, बोलो। हाँ, वो जो सेक्शन नंबर आई थिंक 57 मैंने आपसे पूछा था, प्रायोरिटी डेट है जो क्लेम की वो चेंज हो सकती है। ओके, वो तो सर आने के बाद मैं बोला मैम, वो तो हाँ, डिस्कस बस करेंगे हम। मेरा एक ये था, और एक वो था सर, एक मिनट, जो क्लेम्स हैं वो ब्रॉड, एक मिनट लाइन पर ही रहेगा। हम्म। सर ये स्कोप ऑफ क्लेम कांट बी इंक्रीज्ड, सेक्शन नंबर 59 में जो था, इसका मतलब आप एक बार बता दो बस। हाँ वो स्कोप मैं ऑफ, बता देता। कौन से पॉइंट का है मैम? बट ठीक है, मैं वो ओवरऑल बता देता हूँ मैम। 'मैम कोई क्लेम लिखी है आपने पहले, हाँ जी, रेंज वाला एग्जांपल सर देखो। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ एक मिनट एक मिनट। अच्छा, ओके मैम, आपने एक पहला क्लेम लिखा है एक कुछ तो, और इसमें आपने बोला है कि मेरे इन्वेंशन के वजह से ये रेंज में हमारा आउटपुट निकलेगा। ओके। जो भी है, मतलब एक एग्जांपल के तौर से मैं बता रहा हूँ। तो अभी मैं अमेंड करके मैम, हम्म। मैं अमेंड कर दिया इसको। जी, तो अभी मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं दो ऑप्शन लिखता हूँ। सॉरी, 75, 95 और 85 और 90। 90%, 190। मैम आपने ये पहले एक क्लेम लिखा, इसमें लिखा था कि इस रेंज में मेरा आउटपुट निकलेगा। जी, बाद में आपने क्या किया कि अमेंड करके आपने ये डालने की कोशिश की, नहीं नहीं मेरा आउटपुट अभी 75 to 95 हो रहा है। हम्म। और एक ऑप्शन है, और एक ऑप्शन ये भी था कि आपने नैरो डाउन कर दिया उसको, 80 से 85 और 90 कर दिया। ओके। ये और ये 85, इसमें आपने बढ़ा दिया, रेंज बढ़ा दिया इसमें, जी, और इसमें कम कर दिया। हाँ, तो ये बोलता है आप बढ़ा नहीं सकते कुछ भी चीज।
ओके, ठीक है। या कोई कंटेंट है, आपने 1 2 ए डाला, बी डाला हम्म और सी डाला, ये हम्म, कंटेंट बना के आपने डी बना दिया। ओके, जी। और आप बाद में बोल रहे हो कि नहीं मेरे को ए और बी से भी ऐड करेंगे तो डी मिल रहा है। ओके, आपने रिमूव कर दिया सी को तो अच्छा, एक्सेप्टेड। आपने नैरो डाउन कर दिया, मतलब कम कर दिया क्लेम तो ओके है। बट आपने क्या बोला, नहीं ए बी सी और एक्स भी डालना पड़ेगा तभी डी बनेगा। ओके, ठीक है। तो आप ऐड नहीं कर सकते उस टाइम अमेंड ठीक है करके। सर, ओके। या रेंज में रहेगा तो रेंज बॉर्डर नहीं कर सकते अब, यहाँ नहीं, अभी मेरा ये भी हो रहा है, ये भी कवर हो रहा है। ठीक है, हम नैरो डाउन कर सकते हैं बट हम ब्रॉड नहीं कर सकते। ब्रॉडनेस नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ये अलग अलग एग्जांपल है, तो कुछ भी आउट एक दो एग्जांपल लेंगे ना तो यू कैन गेट आइडिया कि मतलब पहले क्लेम में आपने 3 4 आइटम ही लिखे हैं और अब बाद में यहाँ पे अमेंडमेंट करके 5वां आइटम ऐड कर रहे हो जी। तो नहीं चलेगा। ओके, तो ओके, ऑल राइट, आ गया सर ये समझ में। ओके, थैंक ओके, आज रिवीजन, किसी को कुछ डाउट नहीं है तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जी सर। और आई थिंक पेटेंट का हमें या 54 10 से हुआ। 59 करना चाहिए। और उसके बाद हम एक केस स्टडी लेंगे आज ड्राफ्टिंग के लिए, और फिर हम सेशन वाइंड अप। यस सर। सर आप कंटिन्यू कर रहे हो क्या मैं ही करूँ? जैसा आप बोले सर, आप चाहे आप कर लीजिए, मैं चाहे मैं कर लीजिए। एक मैम का क्वेश्चन सुना था आपने सर, 57 पे था ये। क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर। 51 मिनट में ओपन कर लेता हूँ। इनका प्रायोरिटी डेट अमेंड होती है एज पर हम्म, दिस, तो इसके लिए हम्म। फॉर्म नंबर कौन सा और कब डेट कैसी प्रायोरिटी डेट अमेंड करते हैं, उसके लिए उनको थोड़ा सा एक एग्जांपल फॉर्म देके। फॉर्म वही रहेगा सर, 13 ही रहेगा। हाँ। और स्पेसिफिकेशन में चेंज आएगा, तो फॉर्म 13 फॉर स्पेसिफिकेशन फाइल होगा। हम्म। और फीस डिपेंड करेगी कि आप बिफोर ग्रांट फाइल कर रहे हैं कि आफ्टर ग्रांट फाइल कर रहे हैं। फॉर्म 13 अमेंडमेंट है ना सर ओके ये। सॉरी सर। हाँ हाँ। फॉर्म 13 ही रहेगा। किनका क्वेश्चन था? मोनिका मैम का था। मोनिका मैम, हाँ जी सर। अमेंडमेंट के लिए कौन सा फॉर्म लगता है? सर फॉर्म 13 लगता है। हम्म, और 13 उसमें में? अगर, हाँ हाँ। हाँ उसमें अगर अपने को जैसे एड्रेस चेंज करना है, एड्रेस प्रूफ है, ये सब चेंज करना है, तो उसमें शायद 350, 20, 20, 320। 20। हाँ 320 रुपए है। और बिफोर ग्रांट अगर है कोई भी स्पेसिफिकेशन या डॉक्यूमेंट तो 800। और आफ्टर ग्रांट आई मीन पोस्ट ग्रांट है तो 1600। तो स्पेसिफिकेशन के लिए भी फॉर्म 13 ही ओके, ठीक है। है ना? तो प्रायोरिटी तो डेट तो स्पेसिफिकेशन का पार्ट आ गया। देखिए, ओके, ठीक है। सेक्शन ये पढ़िए, 5 लिखा क्या है उसको पढ़िए। An amendment under this section of a complete specification may be or include an amendment of priority date of a claim। ये तो क्या सर लिखा जो है यहाँ पर? प्रायोरिटी डेट है, मान के चलो हमने 1/1/2025 को हमने कोई फाइल किया था, अब हमें वो अमेंड करवाना है तो हम इसकी आगे की डेट लेंगे ना, प्रायोरिटी प्रायोरिटी डेट मैम मतलब। देखिए, अमेंडमेंट का मतलब होता है करेक्शन एक तरह से। हाँ। प्रायोरिटी डेट को आप मनचाही डेट पे शिफ्ट नहीं कर सकते। ओके अमेंडमेंट बेसिकली क्यों होता है? कोई भी जो मिस्टेक हो गई है उसको करेक्ट करने के लिए, ओके ओके, हाँ। है ना? तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इसमें ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 1/1/25 को आपने प्रोविजनल फाइल किया था जिसमें क्लेम 1 था, हाँ जिसमें क्लेम 1 था। इसके हाँ, बाद आपने 1/1/26 को आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया जिसमें क्लेम 1, क्लेम 2, क्लेम 3 था। जी। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए, क्लेम 1 की प्रायोरिटी डेट क्या होगी?
सर ये 1125। ये होनी चाहिए, बट जी। बाय मिस्टेक आपकी जो स्पेसिफिकेशन है उसमें हाँ, इसकी जो प्रायोरिटी डेट है वो 1126 डली हुई ठीक है, ओके। है ना। और आपके पास मान लीजिए अब FER में रिप्लाई में जो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन होता है हाँ हाँ। उसमें आपके पास कंप्लायंस आया कि आपका जो क्लेम है वो एंटिसिपेट हो रहा है, जी। क्योंकि वो क्लेम कहीं यहाँ पर आपने पब्लिश कर दिया था। हम्म। तो अब आप क्या बोलोगे, सर मेरे तो क्लेम की प्रायोरिटी डेट ये है, ये जी, गलत डाला है, इसको अमेंड किया जाएगा, ठीक है, ओके। है ना। एन अमेंडमेंट अंडर दिस सेक्शन ऑफ अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, केशन, अमेंडमेंट तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में ही होगा, बट ठीक है, पर्टिकुलरली उसमें प्रायोरिटी डेट के अमेंडमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है सर, ओके, अंडरस्टूड। तो फॉर्म 13, अब ये डिपेंड करता है कि ये आप ग्रांट से पहले फाइल कर रहे हैं कि बाद में कर रहे हैं। ठीक है, ओके, जी। ठीक है सर, ओके, डन। थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था नंबर, रियली। सर ये ये ऐसे ग्रांट पॉइंट। से पहले और बाद में दोनों टाइम कर सकते हैं? मैंने जी मिस मैम, किया थोड़ा। जी जी। ओके, फीस अमेंडमेंट भी आप, डिफरेंस होगा? हाँ बिल्कुल मैम। ग्रांट से ओके, पहले कितनी फीस लगेगी? नहीं पता। नो 800, आइडिया। 800। 800, ओके। आफ्टर ग्रांट ग्रांट के बाद डबल हो 6, जाएगा? ये 1600। ओके, ठीक सही है। है अनिल सर फीस को लेकर? हाँ हाँ सर। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं है? सर सर यस जब साक्षी मैम। डिसीज्ड वाला है, सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ डिसीज्ड, सर उसमें फॉर्म 10 कौन भरेगा? ओके, चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सर कोई ब्लैंक स्क्रीन ओपन कर दीजिए। 1 मिनट। सर दिख रही? सर पेटेंट सेक्शंस रूल्स दिख रहे हैं, वो क्रोम दिख रहा है मुझे। ओके ओके। आप भी दिख रहे हैं? जी जी जी। हाँ जी मैम, क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक बार? मैम सर इन केस ऑफ डिसीज जब सब्स्टिट्यूशन होता है एप्लीकेंट का, तो सर फॉर्म 10 फाइल करते हैं ना सर, तो कौन फिल करता है? ओके, सेक्शन 44 फॉर्म 10। देखिए मैम, ये जो, 2400। हाँ फीस 2400। देखिए, मान लीजिए पर्सन ए है, इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल किया और इनको ग्रांट मिलने वाली है, मान लीजिए ने एप्लीकेशन फाइल किया 1/1/25 को, और इनकी किसी कारणवश 1/1/27 को हो गई इनकी डेथ, और जो पेटेंट थी वो ग्रांट हो गई 1/1/28 को। ये क्या हो गई? और बैंक ग्रांट हो गई। अब इस केस में आपका क्वेश्चन है कि फॉर्म 10 कौन भरेगा। मैम देखिए, सबसे पहले तो इनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ओके सर। वो भर सकता है। सेकंड केस कहां पर आता है कि देखिए, हर पर्सन अगर मान लीजिए उसकी कोई जो एस्टेट है, जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी, वो किसी ना किसी पर्सन को अगर असाइन करके जा रहा है, तो वो पर्सन उस विल या उस असाइनमेंट के तौर पे एज अ असाइनी भी कर सकता है। क्लियर हुआ साक्षी मैम?
जी सर। बाय डिफॉल्ट तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर ही सकता है सब्स्टिट्यूशन के लिए। सर को असाइनी भी कर सकता है? असाइनी भी कर सकता है मैम, वही। देखिए मान लीजिए अब ये पर्सन अपना विल बनाकर गया था फॉर हिज एस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर हिज डेथ, तो अब उस विल के अकॉर्डिंग जो भी उस पेटेंट का असाइनी होगा, अधिकारी होगा, उसको वो यूज करके फॉर्म 10 वहां फाइल कर सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो बाय डिफॉल्ट कर ही सकता है। जी अर्चना मैम। अगर सडन उसका डेथ हो गया, उसको पता भी नहीं है, और उसने कुछ ऐसे प्रोविजन नहीं किया है, किसी को असाइन भी नहीं किया है और खुद ने फाइल किया है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है इस केस में। लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो कर ही सकता है मैम। उस केस में पेटेंट नहीं ऑफिस कंट्रोलर्स। है ही नहीं उसका कोई, उसने खुद ने फाइल किया है, तो वो केस में क्या होता है? मैम देखिए अगर उसका कोई भी नहीं है हम्म। तब तो वो पेटेंट और रजिस्टर में ऐसे ही रजिस्टर हो जाएगी और रिवोक हो जाएगी। बात पहले रिवोक रजिस्टर होगी, बाद ओके। में वो एज इट इज चलती रहेगी हम्म। 20 बरस, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। सर वो ये जो आपका रिन्यूअल फी क्वेश्चन है, नहीं किया तो वो ये होगा ना, अबेंडन। बस वो या रिवोक हो जाएगी। सीज टू ऑपरेट बोलते हैं बेसिकली उसको, ना तो ओके। अबेंडन ना ही रिवोक, सीज टू ऑपरेट, सीज टू ऑपरेट, ओके। है ना। क्योंकि अगर पर्सन डेथ हो गया और कोई भी क्लेम करने नहीं आ रहा है, हाँ। तब वो ग्रांट हो गई, रजिस्टर हो जाएगी, हम्म। रिन्यूअल फी नहीं आएगी कहीं से, तो सीज टू ऑपरेट हो जाएगी। ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन था इसमें, जॉइंट एप्लीकेंट रहेंगे तो जॉइंट एप्लीकेंट आल्सो कैन फाइल द फॉर्म नंबर 10? सर वो कर सकते हैं, बट वो नाम रिकमेंड करेंगे फिर किसी का, उनके रिकमेंडेशन से हो सकता है। मान लीजिए एप्लीकेंट 1 है, एप्लीकेंट 2 है और एप्लीकेंट 3 है, ये हम्म डिसीज हो गया, हम्म तो ये दोनों भी उसके केस में कर सकते हैं कि या तो इसका जो राइट है वो हमें दे दो, या हम एक पर्सन को रिकमेंड कर रहे हैं उसको इसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया जाए। फिर उस केस में ना सब कंसेंट लगेगा सबका, हाँ ओके इनका और जिसका नाम रिकमेंड किया जा रहा है, कि आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। ओके। यहाँ पर एक जो और अच्छा क्वेश्चन बनता है ना, वो ये बनता है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है मान लीजिए, अब वो कंपनी ने एक पेटेंट उसको ग्रांट हुआ, लेकिन ग्रांट होने से पहले जो कंपनी थी वो सीज टू ऑपरेट हो गई या डिमोलिश हो गई। एक्वायर कर दिया। हाँ, या फिर ये कंपनी किसी और ने एक्वायर कर ली, तो अब सीज टू ऑपरेट हुई, तो देखिए कहीं ना कहीं अगर वो उन्होंने अपने एसेट्स किसी को बेचे हैं या अपनी जो एस्टेट है वो किसी को सेल की है, तो वो पेटेंट भी किसी को असाइन हो सकता है की हो उन्होंने किसी दूसरी कंपनी को। होता है ना, जैसे कंपनीज खरीद लेती हैं, तो उस केस में जो परचेज डीड होती है ना, या जो एग्रीमेंट डीड होता है वहां पर, उसको यूज करके जो सेकंड कंपनी है वो उस पेटेंट में अपना नाम रजिस्टर करवा लेगी। ये क्लियर हुआ अर्चना मैम, साक्षी मैम? यस सर। ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, मुझे लगता है ऐसा हम्म। ये क्वेश्चन आ सकता है। सर अगर सीज टू, सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, अगर सीज टू ऑपरेट हुई कंपनी तो हम्म। क्या होगा? मैम सीज टू ऑपरेट जब किसी केस में होती है ना, तो वो अपने या तो एसेट्स किसी ना किसी को सेल करके जाती है, तो जो भी पर्सन जो भी कंपनी उस कंपनी के एसेट्स को ऑपरेट परचेज करेगी, उसके जी। पास जिसने भी वो पेटेंट परचेज किया होगा उनसे, तो उनके पास एक एग्रीमेंट डीड होगा, एग्रीमेंट तो जी। होगा। वो एग्रीमेंट यूज करके, वो असाइनमेंट यूज करके वो सेकंड कंपनी जो है अपना नाम उसमें अमेंडमेंट करवा लेगी, सब्स्टिट्यूट करवा लेगी बेसिकली। ठीक है सर।
सर एक और केस कि अगर जो जैसे एक की डेथ के बाद जो दूसरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या दूसरा असाइनी है जो उसको इनहेरिट करेगा एज अ को असाइनी, तो अगर वो रिन्यूअल फीस देने से मना कर दे तो सेकंड असाइनी कंप्लेन फाइल कर सकता है इससे रिलेटेड, ऐसा कुछ है सेक्शंस? नहीं नहीं, देखिए एक चीज समझिए, जो रिन्यूअल फीस होता है ना, हम्म। वो पे करना होता है, कोई भी एक कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उनके आपस के बीच की बात है। कोई मान लीजिए 3 एप्लीकेंट हैं, ये 3 एप्लीकेंट की बात कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनको तीनों को 800 रुपये देने हैं। जी नहीं सर, वही हम कह रहे हैं कि अगर एक डिसएग्री कर जाए तो उनके म्यूचुअल एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है ना, उसमें पेटेंट ऑफिस का कोई रोल नहीं होता है। नहीं, पेटेंट ऑफिस को तो रिन्यूअल फीस चाहिए, जी सर। उनको मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो पेटेंट, सर अब तो वो हो कोई जाएगा, ऐसा सीज टू ऑपरेट हो जाएगा। कोई इन्वेंटर जाके वो नहीं कर सकता है कि इसको हटा दिया जाए इन्वेंटर के उससे रूप से? इन्वेंटर के पास तो कोई पावर ही नहीं है मैम, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा नहीं सर, जो एप्लीकेंट भी ये कर सकता है क्या सर, इन्वेंटर का नाम बाद में भी हटा दे? नहीं, इन्वेंटर खुद आफ्टर ग्रांट, इन्वेंटर सिर्फ खुद अपना नाम हटवा सकता है। ठीक है सर, ओके। जी सारिका मैम, अनिल सर। सर इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था, थोड़ा आउट जा रहा है कि सर एक हम्म। कंपनी है और उसमें किसी बैंक ने लोन लिया था, तो बैंक ने उसको बाद में ये कर दिया कि उसके खुद के अंडर ले लिया, तो बाद में बैंक आगे कंटिन्यू कर सकता है पेटेंट? सर बैंक कभी भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, वो ऑक्शन करता है। ओके ओके, और जो ऑक्शन में लेगा वो कर पाएगा बाद में? ब- ओके, गुड, थैंक यू। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत अलग है सर, ये बहुत वाइड स्कोप ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाएगा कि ऐसा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो फिर बहुत कॉर्पोरेट लीगैलिटी पे जाना पड़ेगा वहां पे, उसको नहीं यहाँ नहीं से सर, प्रॉपर सिंपल आंसर। सिंपल सिंपल से ही पूछा था, ऐसा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। हाँ हाँ, बस वो समझ गए। चलिए, अभी अगर यहाँ पर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेक्शन 54 से 59 आज हम पहले रिवाइज करेंगे, फिर एक सिंपल सी केस स्टडी के साथ सेशन को वाइंड अप करेंगे। चलिए, अनिल सर, मेरे को आप अगर हो सके तो को होस्ट बना दीजिए, मैं शेयर करता हूँ उसको। बना दिया है सर आपको अच्छा। पोस्ट हो? जी। स्टॉप कर दो ये। हाँ जी, हाँ जी सर। चलिए, आज हम पहले सेक्शन 53 से रिवाइज करेंगे। देखिए, तो हमें पहले क्या रिवाइज करना है, कीवर्ड। हालांकि हम पहली बार कर रहे हैं आज इसको रिवाइज, तो थोड़ा सा ब्रॉडली करेंगे, तो कौन करना चाहेगा? मैं करूँ सर? जी मैम, शुरू कीजिए मैम। तो सेक्शन 53 अपने को करना है टर्म ऑफ पेटेंट। सॉरी 54, आई एम रियली सॉरी, अच्छा, 54। हाँ 54। तो जो 54 है वो है पेटेंट ऑफ एडिशन। हम्म। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा पेटेंट ग्रांटेड है उसमें कोई भी हम्म। इम्प्रूवमेंट होगी या फिर मॉडिफिकेशन होगी इन एग्जिस्टिंग वन, मेन हम्म। इन्वेंशन में कोई भी हम्म। इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन होगी तो उसको हम बोलेंगे पेटेंट ऑफ एडिशन। ओके, तो ये मैम मैं कब फाइल कर सकता हूँ? आफ्टर ग्रांट होगा ये फाइल। आफ्टर ग्रांट फाइल होगा? पेटेंट ऑफ एडिशन जो होगा पेटेंट ऑफ एडिशन क्या आफ्टर मैम? ग्रांट ऑफ मेन इन्वेंशन के ग्रांट के बाद, आफ्टर ग्रांट ऑफ मेन एडिशन मेन इन्वेंशन। मैम, मैं क्या मेन इन्वेंशन की ग्रांट से पहले फाइल नहीं कर सकता पेटेंट ऑफ एडिशन? सर नहीं, मेन इन्वेंशन की ग्रांट से पहले नहीं होगा। नहीं, हो सकता है। अच्छा। देखिए, फॉर एग्जांपल एक पेटेंट है जो मेन इन्वेंशन है, जो फाइल हुआ है मान लीजिए 1/1/2023,
25 को, ठीक है मैम। ये फाइलिंग डेट है, क्या है? फाइलिंग डेट, फाइलिंग डेट ऑफ व्हाट? मेन मेन इन्वेंशन। इन्वेंशन। तो मैं अब इस डेट के बाद कभी भी पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर सकता हूं। तो ऑन और आफ्टर फाइलिंग ऑफ मेन इन्वेंशन, जिस दिन भी मेन इन्वेंशन फाइल हुई, उस डेट को मैं उस सेम डेट को या तो पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर सकता हूं या उसके बाद कभी भी। ओके, क्लियर है मैम? ठीक है। बट मान लीजिए अब ये पेटेंट ऑफ एडिशन है, ये मैंने फाइल कर दिया, फॉर एग्जांपल 1/1/25 को ही मैंने फाइल कर दिया पेटेंट ऑफ एडिशन। जी। बट अब यहां पर एक और कंडीशन आ गई, बता सकते हैं क्या मैम? नहीं सर। जब तक ये मेन इन्वेंशन ग्रांट नहीं अच्छा, हो जाती, ग्रांट नहीं होगा तब तक पेटेंट ऑफ एडिशन भी वो नहीं होगा फाइल में। हाँ, ये ग्रांट नहीं होगा। क्लियर है मैम? ओके, तो पेटेंट ऑफ एडिशन हम फाइल कर सकते हैं मेन इन्वेंशन के फाइल होने पर या उसके बाद में, बट जब वो मेन इन्वेंशन ग्रांट होगा तभी हम वो पेटेंट ऑफ एडिशन ग्रांट होगा। हमें ग्रांट होगा, उससे पहले नहीं ओके, होगा। ठीक है। मान लीजिए वो स्टेज ऑफ ग्रांट तक पहुंच भी गया, बट जी। तब तक ग्रांट नहीं होगा जब तक हम्म, मेन इन्वेंशन ग्रांट नहीं होगा। ग्रांट नहीं होगा, ठीक है। ओके। ठीक है मैम? चलो, ओके। अब मेरा एक क्वेश्चन है सभी से, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और आंसर दीजिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइलिंग ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन में फॉर्म कौन सा लगेगा और उसकी 30, फीस क्या होगी? 30। फॉर्म 30। 2400। सर साक्षी मैम, फॉर्म कौन सा बोले? सर 30, फॉर्म 30, फॉर्म 30। 30। ओके, और फीस? सर फीस नहीं लिखी थी नोट्स में। 2400 है सर। ये मैम कहाँ से देखा हमने? सर आपने बताया ही था सर 30 वाला, तो फीस नहीं पता सर। पेटेंट ऑफ एडिशन का फॉर्म मैंने 30 बताया है। नहीं सर, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सर मैंने मैंने कुछ लिखा बताया हुआ है, नहीं वही था मेरे को डाउट अपने। भी मैं पूछ लिखा है लिया। सर 30। ये कैसे हो गया? इतनी बड़ी ब्लंडर मैंने कैसे कर दी? चलो, सर वही पूछना था, ये डाउट था। ये रूल भी 13 है, 13, मतलब ऐसे मैंने तो लिखा है, पता नहीं। वो रूल होगा मैम, रूल एंड फॉर्म 13। 30 ऐसे मैंने लिखा है। नहीं नहीं, चेंज कर लीजिए, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, कोई इशू नहीं, ओके। मैं चेंज करता हूँ। देखिए, पेटेंट ऑफ एडिशन भी जो फाइल होता है ना, वो एक सिंगल एप्लीकेशन की तरह ही फाइल होता है। उसमें फॉर्म 1, फॉर्म 2, ये सब फाइल होते हैं। फॉर्म 1 फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन, जिसमें फिर मेन इन्वेंशन का रेफरेंस भी डलता है। फॉर्म 2 कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, है ना। बाकी सब पूरा प्रोसेस होता है, इसका पब्लिकेशन भी होता है, इसका एग्जामिनेशन भी होता है। पूरा प्रोसेस एक एप्लीकेशन की तरह ही चलता है इसका। ये बात क्लियर हुई सभी को? साक्षी मैम, अर्चना मैम, जी सर। जी सर। हाँ, तो ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस, इसका एक एप्लीकेशन की तरह ही होगा। 1, 2, 3, 5 पब्लिकेशन, एग्जामिनेशन, एफईआर का रिपोर्ट आएगी, आपको रिप्लाई देना होगा, बिल्कुल वैसे ही। सर फिर ग्रांट के बाद पेट इम्प्रूवमेंट ऐड होगी मेन पेटेंट में। पेटेंट में कुछ ऐड नहीं होगा, ये सिंगल आप एक डिफरेंट एप्लीकेशन की तरह ही चलेगी। इसमें बस रेफरेंस होगा, रेफरेंस नंबर डलेगा मेन इन्वेंशन का। तो ये सर इसका, यूएस में जैसे सीपीसीआईपी चलता है। यस,
तो ठीक है। ये जो एप्लीकेशन होगी ना, ये होगी पेटेंट ऑफ एडिशन की एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन होगा, ये पेटेंट ऑफ एडिशन एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन की तरह ही चलेगी, ठीक है। और इसकी जो फीस होगी ना, वो हाफ हो जाती है ऑर्डिनरी एप्लीकेशन की तरह। मतलब अगर ऑर्डिनरी एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं तो फॉर्म 1 की फीस क्या हो जाती है, 1600। तो यहां पर जो फीस लगेगी वो लगेगी 800। ओके। सर तो क्या जी पहले से ही पता होता है कि इसको इसकी हम लोग फाइलिंग एज पेटेंट ऑफ एडिशन कर रहे हैं, या फिर ग्रांट होने के बाद या फिर प्रोसिक्यूशन फेज में पता चलता है? मैम, जब फाइलिंग होती है ना, तो ये टाइटल ही उसके अंडर में फाइल होता है, पेटेंट ऑफ एडिशन। ठीक है। तो देखिए, सर आपने एक पॉइंट लिखवाया था कि पेटेंट ऑफ एडिशन या तो पेटेंटी खुद फाइल कर सकता है या तो कंट्रोलर के कहने पर फाइल कर सकता है। तो सर फिर कंट्रोलर के कहने पे कैसे फाइल करेगा? कंट्रोलर के कहने पे फाइल नहीं होता है मैम, वो सिनेरियो समझिए आप। मान लीजिए एक पेटेंट है, पेटेंट 1, जो कि ग्रांटेड है, ठीक है मैम। और एक पेटेंट 2 है, वो भी ग्रांटेड है। और ये दोनों पेटेंट मान लीजिए साक्षी मैम आप ही की हैं, जी। ठीक है। अभी ये इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है, पेटेंट है, आपको अलग अलग है, बिल्कुल आपके पास 2 पेटेंट है। अब कुछ टाइम के बाद या तो आपको रियलाइज हुआ या कंट्रोलर को लगा कि ये सेकंड जो है, ये तो इसका इम्प्रूवमेंट है, या फिर आपने एप्लीकेशन तो इंडिपेंडेंटली फाइल करी, लेकिन जब उस सेकंड एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन हुआ, उस एग्जामिनेशन में कंट्रोलर ने ये रियलाइज करा कि जो सेकंड एप्लीकेशन है, ये तो पहली वाली की इंप्रूवमेंट है। समझ आया मैम, साक्षी जी। मैम? जी। तो अब देखिए, अगर ये ग्रांटेड पेटेंट है और ये कंट्रोलर को रियलाइज हुआ कि ये तो इंप्रूवमेंट है, तो पहले ये रिवोक होगी, फिर ये री ग्रांट होगी एज अ पेटेंट ऑफ एडिशन। एंड सर ये जो क्लियर पहले हुआ? फीस वगैरह दे चुके हैं सर, वो तो फिर आधी कैसे? वो कुछ नहीं होगा मैम उसका, अब कुछ नहीं होगा उसका, जो पैसा एक बार गया गया। ये क्लियर हुआ मैम? ओके। जब पहले से ही पता है कि हमें एज अ पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करना है, तब उसके उसकी फीस वगैरह सब उसी के हिसाब से होगी, हाफ होगी इन एवरी केस। बट अगर बाद में आफ्टर ग्रांट पता चला है तो वो रिवोक होके रीग्रांट होगी एज पेटेंट ऑफ एडिशन, और उस केस में फीस रिफंड वगैरह नहीं होगी। और रिवोक करके रीग्रांट करने में सर कोई फीस लगती है क्या? कुछ नहीं मैम, वो दोबारा री स्टेटस में आ जाएगी। ठीक है सर। बेसिकली उसमें और क्या होगा, उसकी प्रायोरिटी डेट चेंज हो जाएगी, जी सर, समझ गए। और आई शुड से डेट ऑफ फाइलिंग चेंज हो जाएगी, जिससे जी। उसका जो टर्म है वो चेंज हो जाएगा। जी सर। और अब पेटेंट ऑफ एडिशन बनने के बाद रिन्यूअल हम्म। फीस लगेगी मैम? नहीं सर, सर रिन्यूअल फीस नहीं लगेगी। नहीं लगेगी, पेटेंट ऑफ एडिशन की रिन्यूअल फीस नहीं लगेगी। अगर नहीं मेन लगती, इन्वेंशन रिवोक हो जाएगा इंटैक्ट है। तब हाँ, लगेगी। हाँ, अगर मेन इन्वेंशन इनफोर्स्ड है तब कोई रिन्यूअल फीस नहीं है। अगर वो रिवोक हो जाती है, तब ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पेटेंट ऑफ पेटेंटी। एडिशन को, हाँ, ऑफ पेटेंटी इंडिपेंडेंट पेटेंट बनाया जा सकता है। जी अनिल सर। सर ये शायद 30 जो फॉर्म था ना पेटेंट ऑफ एडिशन, वो कन्वर्जन करने के लिए डालते हैं, ऐसा है 24 रुपये फी फाइल करके, उस कंटेस्ट से आपने बताया होगा। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। आईपीओ पे कुछ। कन्वर्जन, हाँ, कन्वर्जन अगर करना है, देखिए ये जो कॉन्टेक्स्ट आया ना, अगर पेटेंट 1 मेन इन्वेंशन रिवोक हो गई या सीज टू ऑपरेट हो गई, है ना,
तो उस केस में पेटेंट 2 जो मेरी पेटेंट ऑफ एडिशन है उसको इंडिपेंडेंट पेटेंट बनाने के लिए उसके लिए फॉर्म 30 लगेगा। ठीक है ये सर। क्लियर हुआ मैम? फीस 2400। हाँ यस। रिवोक होने के कितने टाइम बाद तक फाइल कर सकते हैं सर ये मेन इन्वेंशन? ये क्वेश्चन मैम उस टाइम भी था, इसका प्रैक्टिकली आंसर हमारे पास भी नहीं है अभी तक, सच बताऊं, क्योंकि अभी आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन हमने देखा नहीं है एक्चुअली में, अभी तक तो नहीं देखा है। ठीक है सर। बट अभी तक के लिए जो कॉन्टेक्चुअल आंसर है वो ये है कि जहां तक की रिन्यूअल फीस पे हो चुकी होगी ना मैम, वहां तक का जी। जो टाइम है भाई। हम्म। बट मेरा ऐसा मानना है कि 3 महीने के अंदर करना ही पड़ता है, ओके सर। क्योंकि कोई देखो, रिवोकेशन अगर किसी पेटेंट का हो रहा है समझिएगा, तो वो एक बहुत बड़ा लीगल एस्पेक्ट होता है। अब वो रिवोक कौन करेगा, या तो कंट्रोलर करेगा या हाई कोर्ट करेगा। उस केस में, उन दोनों ही केस में कंट्रोलर अपना ऑर्डर पास करेगा या हाई कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। तो वो जो रिवोकेशन का ऑर्डर होगा ना, उसके 3 महीने के अंदर ही आपको ये करना पड़ेगा, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, वरना सर वैसे रिवोक तो तो। पेटेंट ऑफ एडिशन में फिर इन्वेंटिव स्टेप तो है नहीं, केवल नॉवेल्टी है, तो एज इंडिपेंडेंट पेटेंट वो चल जाएगा। मैम इन्वेंटिव स्टेप जो होता है ना, वो चेक होता है विद रिगार्ड टू मेन इन्वेंशन, उसको ये साथ में रख के इसको जज किया जाता है। अब मतलब रिवोकेशन तो फर्स्ट देखो, रिवोक होने के बाद भी? हाँ, क्योंकि रिवोकेशन देखिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ नॉन पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया से ही होगा, बहुत सारे क्लॉज हैं जिसके कारण रिवोकेशन हो सकता है। वो हम 64 में देखेंगे कितने कितने ग्राउंड्स पर रिवोकेशन हो सकता है। ओके सर। तो रिवोकेशन का बेसिक मतलब ये मत समझिए कि पेटेंटेबिलिटी नहीं है, वो तो हो सकती है ना। चलिए, अब इसके आगे आते हैं, पेटेंट ऑफ एडिशन। यहां पर किसी को कोई क्वेश्चन इस सेक्शन में 54 में? ये क्लियर हुआ सभी को? एंड मोनिका मैम, हाँ जी सर। आपने पेटेंट ऑफ एडिशन के कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे थे। सर वो अनिल सर ने ना कर दिया सॉल्व। अच्छा, उसमें अभी मुझे हो डेट गए का वो? इशू था। हाँ वो एक ही था, वो हो गया। ओके ओके ओके। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 55। तो मैं ही करूँ सर, चलो। आप ही जी जी। कीजिए, कोई इशू नहीं, या कोई तो और करना सेक्शन चाहे तो 55। हैंड रेस कर सकता है वो। जी। चलिए आप ही कीजिए मैम। तो इसमें सर जो है ये टर्म ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन है कि कितना टर्म रहेगा। तो जितना टर्म मेन इन्वेंशन का रहेगा दैट इज 20 years, वो ही रहेगा उसका भी टर्म। ठीक है। और इसमें कोई भी रिन्यूअल फी नहीं होगी पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए। बट द क्राइटेरिया इज कि इसके लिए जो एप्लीकेंट है वो सेम होना चाहिए। एप्लीकेंट तो सेम ही होगा ना, तभी तो पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल हो सकता हाँ हाँ वही थी। है ना। हाँ। और अगर मेन इन्वेंशन रिवोक हो जाता है, जो अभी आपने बताया था, मेन इन्वेंशन अगर रिवोक हो जाता है, तो जो पेटेंट ऑफ एडिशन है हम उसकी रिक्वेस्ट करेंगे। ऑन रिक्वेस्ट वो बनेगा इंडिपेंडेंट पेटेंट। और जो उसकी रिन्यूअल फी होगी, वो जो रिमेनिंग टर्म बचेगा, क्योंकि अब मेन इन्वेंशन है वो तो रिवोक हो गया है, हम्म, राइट। तो उसका जो भी रिमेनिंग टर्म था उसी की ही वो फीस जाएगी। वो फीस लगेगी। हाँ वो लगेगी। और कोई पॉइंट है मैम इसमें ऐड करने लायक? तो मुझे तो इतना ही याद है सर, मैंने आज इतना ही पढ़ा था तो मुझे इतना ही याद है।
जो आपने इतना ही लिखा है है। मैम, इतना ही है। अच्छा, ओके। सेक्शन 66 56 सर। 56 सॉरी। ब्रेन फॉग हो रहा है आपको भी शायद। तो सेक्शन 56 में जाएगा, जो पेटेंट ऑफ एडिशन है वो क्वेश्चन, मतलब उस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। उसका जो ग्राउंड था वो ये था कि उसमें इन्वेंटिव स्टेप हो ना हो, लेकिन उसमें नॉवेल्टी होनी चाहिए। इन्वेंटिव स्टेप ना भी होगा तो चलेगा। चलेगा, बट उसमें नॉवेल्टी होनी चाहिए, और नॉवेल्टी जो होगी वो चेक होगी। तो जो आपने कल क्वेश्चन कराया वो उसी पर डिपेंड था, सेक्शन 56 पे। हम्म, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 57 था, अमेंडमेंट होगी एप्लीकेशन की। तो उसमें अमेंडमेंट आपने आगे। अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन, तो इसमें जो हो सकता है अमेंडमेंट, वो एप्लीकेशन का और कोई भी डॉक्यूमेंट का हो सकता है, या स्पेसिफिकेशन का। तो और अमेंडमेंट, स्पेसिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, एड्रेस ऑफ सर्विस। चलो वो तो इसमें यहाँ पे जैसे कि फॉर्म क्या लगेगा मैम यहाँ पे? इसमें 13 फॉर्म लगेगा, और उसके भी लाइक 3 आपने बताए थे कि अगर नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी और एड्रेस ऑफ सर्विस है, तो ये 320 रुपए इसमें लगेगा, 320 रुपीज। और ग्रांट से पहले अगर हो रहा है तो 800 था, और पोस्ट ग्रांट डबल है सर, 600, बिफोर ग्रांट। 1600। बिफोर ग्रांट क्या? बिफोर ग्रांट स्पेसिफिकेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट में अमेंडमेंट है तो 800। तो वो 800 है, और आफ्टर पोस्ट ग्रांट जो है सर, पोस्ट ग्रांट में स्पेसिफिकेशन या डॉक्यूमेंट का है, वो 1600 है। बाद में और कुछ? कोई नहीं, इसमें तो यही था। फिर उसके बाद है कि अमेंडमेंट अलाउ नहीं होगी अगर कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग चल रही है, और जब तक नहीं खत्म हो जाती है वो प्रोसीडिंग, तब तक कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगी। हम्म, और इसके अलावा एक ये था कि अमेंडमेंट एप्लीकेशन की, मतलब एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट अगर हम फाइल कर रहे हैं, तो उसके लिए मार्क्ड कॉपी प्लस एक अमेंडमेंट जो कॉपी होगी, अमेंडेड कॉपी, वो रिक्वायर होगी। तो सर मार्क्ड कॉपी इन द सेंस के हमें जहाँ से अमेंड करनी है चीज, कोई पैराग्राफ है या कुछ है। उसको अंडरलाइन करके एक नई कॉपी हाँ। सबमिट होती है कि उसकी जगह पे क्या आएगा, हम्म। उसको बोलते हैं मार्क कॉपी। और जो चेंज करके आएगा वो आएगा अमेंडिंग कॉपी। अमेंडेड कॉपी। और बिफोर ग्रांट जो है कंट्रोलर ही डिसाइड करेगा कि पब्लिश करनी है अमेंडमेंट या नहीं करनी। कंट्रोलर विल डिसाइड टू पब्लिश द अमेंडमेंट। बिफोर ग्रांट। कंट्रोलर विल डिसाइड, और आफ्टर ग्रांट हाई कोर्ट। कंट्रोलर नहीं, विल डिसाइड। वो तो बिफोर ग्रांट था ना। हाँ, और आफ्टर आफ्टर ग्रांट। आफ्टर भी है, मैंने हाई कोर्ट बोला था आपको ऐसे तो। हाँ, तो क्या होगा आफ्टर ग्रांट? हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि अमेंडमेंट होगी या नहीं होगी, लेकिन वो कम्युनिकेट करेगा फिर कंट्रोलर से। नहीं, पब्लिश होगा ही होगा। अच्छा, ओके। कंट्रोलर ग्रांट से पहले डिसाइड करेगा कि करना है कि नहीं करना है, मे ठीक बी है। पब्लिश्ड। बट आफ्टर हम्म। ग्रांट तो होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा, पब्लिश अगर हो गया मान लीजिए आफ्टर ग्रांट, हाँ आफ्टर जी। ग्रांट की पब्लिश होगा तो उसके आगे क्या होगा? अगर आफ्टर ग्रांट पब्लिश हो गया कोई,
कोई पर्सन इंटरेस्टेड आप पूछ लो, तो वो अगर अपोज करेगा तो पर्सन उसमें फॉर्म इंटरेस्टेड क्या नंबर करेगा? 14 वो हाँ, फाइल फॉर्म होगा 14 30 फीस। तो ये होगा 2400 रुपये होगा, और 3 महीने के अंदर अंदर उसको हाँ, फाइल 3 करना महीने होगा। के अंदर फाइल करनी है। ऑपोजिशन फाइल कर सकता है पर्सन फाइल कर इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड। और बहुत बढ़िया। प्रायोरिटी डेट जो आपने बताया वो क्लेम का, वो अमेंड हो सकता है, प्रायोरिटी डेट ऑफ द क्लेम कैन बी अमेंडेड। यस, प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम कैन बी अमेंडेड। अमेंडेड। उसके बाद बस सर इतना ही था। ओके, इतना ही आगे था। बढ़े 58। हाँ ये होगा अमेंडमेंट बाय हाई कोर्ट। क्या होगा इसमें? कोई भी प्रोसीडिंग होती है रिवोकेशन की अगर अमेंडमेंट में, तो सही बोल। हम्म। हाँ तो अगर हाई कोर्ट में कोई भी रिवोकेशन की प्रोसीडिंग होती है तो वो अमेंड हो सकता है इंस्टेड ऑफ रिवोक। हम्म। और अगर ये अमेंड होता है हाई कोर्ट के थ्रू, तो जो कंट्रोलर है वो अटेंड कर सकता है हियरिंग को। हाँ। और कोई भी अगर ऑर्डर आता है अमेंडमेंट का हाई कोर्ट, मतलब कोई भी अगर ऑर्डर देता है अमेंडमेंट के लिए, तो वो कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाई कोर्ट विल कम्युनिकेट इट टू द कंट्रोलर, मतलब वो उसको दे देगा कंट्रोलर को। आई थिंक पास हो जाएगा वो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मैम। बहुत अच्छा रिवीजन चल रहा है। मैं मतलब आई रियली अप्रिशिएट। आई वाज थिंकिंग कि हमारा जो 35 के बाद के सेक्शंस हैं वो रिवाइज नहीं हुए, बट जिस तरह से आप लोग आंसर कर रहे हैं और जिस तरह से आप सेक्शन को इतना फ्रिक्वेंटली एकदम बोल रहे हैं, रियली आई आज ही रियली याद किया था। अप्रिशिएट। आई रियली अप्रिशिएट साक्षी मैम, अर्चना मैम। और देखिए, आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उससे से समझ में आ जाता है। आप रिवाइज करेंगे, आपके सामने पॉइंट्स आएंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ये ऐसा क्यों हुआ। दैट शोज दैट यू आर रिवाइजिंग, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। ये कंप्लीट हो गया मैम, यहाँ पर और कुछ हाँ ऐड ये करवाना तो है? कंप्लीट है। नहीं नहीं सर, ये यही था। फिर उसके बाद लास्ट है सेक्शन 59। सप्लीमेंट्री प्रोविजन टू द अमेंडमेंट। इसमें जो है स्पेसिफिकेशन, एप्लीकेशन और कोई भी जो डॉक्यूमेंट होगा वो अमेंड हो सकता है। आगे। और इसमें आपने एक कीवर्ड बताया था ABCDE, और जिसमें था वो अमेंडमेंट बाय द वे ऑफ करेक्शन, डिस्क्लेमर और एक्सप्लेनेशन। तो ये हो सकता है, बट जो अमेंडमेंट के लिए अलाउड नहीं है कि कोई भी हम एक्चुअल एक्चुअल जो फैक्ट है उनको इनकॉर्पोरेट करें, वो अलाउड नहीं होगा। और बिफोर अमेंडमेंट कोई भी डिस्क्राइब मैटर है वो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए शायद। नॉन डिस्क्राइब्ड मैटर जो पहले से अलाउ उसमें नहीं डाला था वो डाल नहीं सकते अब आप। अच्छा, ये सर नॉन डिस्क्राइब मैटर आएगा यहाँ पे। नॉन डिस्क्राइब, हाँ, मैंने डिस्क्राइब मैटर याद। ठीक है। डिस्क्राइब्ड मैटर नॉट इन सब्सटेंस। अच्छा, तो नॉट अलाउड क्या लिखवाया मैम आपने पहला पॉइंट? इसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्चुअल फैक्ट।
सेकंड, जो नॉन डिस्क्राइब मैटर है वो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए बिफोर हाँ, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट से पहले जो स्पेसिफिकेशन में नहीं था हाँ, वो अमेंडमेंट के अच्छा बाद नहीं आ सकता। उस अच्छा अच्छा, ओके, बेसिकली ठीक है। एडिशन नहीं कर सकते आप कुछ भी। हम्म। और स्कोप ऑफ क्लेम कांट बी इंक्रीज। और अगर अमेंडमेंट के बाद में पेटेंट अगर ग्रांट हो गया है तो पब्लिकेशन होगी। आफ्टर अमेंडमेंट पब्लिकेशन विल बी डन इफ पेटेंट इज ग्रांटेड। एंड द लास्ट पॉइंट ये था कि एक्सेप्ट इन फ्रॉड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा एप्लीकेंट या पेटेंटी ऑन अमेंडमेंट पर। नो क्वेश्चन ऑन एप्लीकेंट या पेटेंटी अमेंडमेंट के लिए एक्सेप्ट इन फ्रॉड। बस यही था सर इसमें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, सारे पॉइंट्स आपने कवर कर दिए लगता है। चल, क्या टाइम हो गया है? 10:50। चलिए अब हम लास्ट में एक केस स्टडी करेंगे, ड्राफ्टिंग जो राइटिंग प्रैक्टिस है उसके लिए। और फिर हम उसको सबमिट करेंगे और फिर सेशन को वाइंड अप करेंगे। आई थिंक उतना सफिशिएंट है सभी के लिए आज। चलिए, तो ये कौन पढ़ेगा केस स्टडी आप? वही तो आ जाए, साक्षी मैम, आप, अपर्णा मैम, कृतिका मैम, एनीबॉडी? सर अभी नहीं कर पाएंगे। रूबी मैम, यस सर। आप करेंगे? सर ट्राई कर सकती हूँ। Okay, बिल्कुल Dr. मैम। Neelam, a biotech scientist at Nuclear Well Labs, was granted a patent on 28th Feb 2023 for her invention titled a bioengineered enzyme for plastic degradation. The grant of patent was published in the official journal on 10th March 2023. Okay. 28 फेब को ग्रांट हुआ और जर्नल में पब्लिश हुआ 10th मार्च 23, यानी कि एक महीने के बाद अर्ली पब्लिकेशन करवा के। ओके ऑन रूबी मैम, ओके ओके पेटेंट ओके सर। ग्रांट हुआ, ग्रांटेड अ पेटेंट ऑन 28th फेब। ओके। मैं लिख देता हूँ, डेट ऑफ ग्रांट 28/5/23। और जी उसके सर। बाद क्या हुआ? ग्रांट ऑफ द पेटेंट वो पब्लिश हुआ ऑफिशियल जर्नल में 10th मार्च 23। तो ये हो गया डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट। क्या मैं सही लिख रहा हूँ रूबी मैम? यस सर। तो ये हो गया 10 मार्च 23, 10 डेज में। यस सर, 10 days में। चल, आगे आ जाते हैं। On 10th September 23, Enviro Engine Private Limited, a competitor in the same domain, filed an opposition before the controller challenging the validity of the granted patent. तो जो तो कॉम्पिटिटर थे हम्म, सेम डोमेन के, मतलब इंटरेस्टेड पर्सन, बेसिकली उन्होंने अपोजिशन फाइल किया ग्रांटेड पेटेंट पे, यानी कि पोस्ट ग्रांट हुआ। तो पोस्ट ग्रांट में हमारे पास पर्सन इंटरेस्टेड आता है। ओके। Enviro Engine alleged that the invention lacked novelty and was already known in the public domain. तो उन्होंने बोला कि ये तो ऑलरेडी मतलब
नोवेल्टी लैक कर रही है और ये पब्लिक डोमेन में था। जो पर्टिकुलर जो कॉम्पिटिटर था उन्होंने बोला, दे ऑल्सो क्लेम दैट डॉक्टर नीलम हैड फेल्ड टू डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ एनी फॉरेन एप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म 3 सेक्शन 8 आई थिंक related यस। to the okay related to the same invention, हम्म। that the patent specification lacked sufficient clarity for a skilled person to the work to the invention, यानी कि वो जो पर्सन इंटरेस्टेड थे, जो एनवायरो इंजाइम वाले पर्सन थे कॉम्पिटिटर, उन्होंने बोला कि जो डॉक्टर नीलम ने ऑलरेडी जो उनका ग्रांट मिला है पोस्ट अपोजिशन फाइल करके, कि इनका जो इन्वेंशन है, एक तो इंटरेस्टेड पर्सन के लिए क्लैरिटी नहीं शो कर रहा, और कहीं ना कहीं जो इन्वेंशन है वो ऑलरेडी लाइक लैक भी कर रहा है नोवेल्टी को, जो पब्लिश है ऑलरेडी बहुत कहीं ना बढ़िया कहीं। मैम, बहुत बढ़िया। तो सबसे हम्म। पहले मैम मुझे ये बताइए कि ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड केस स्टडी है? सर ये तो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन आ गया ना। बहुत ही बढ़िया। पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन यानी कि सेक्शन 25(2) सब रूल 55(2). बहुत ही बढ़िया। सब रूल 55(2). 55(2) फॉर्म 7 और फीस हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 8,000। फॉर्म 7 फीस। 8,000। हाँ, अब 8,000 नहीं लगेगी। ओके, 4,000 है क्या सर? नहीं, 8,000 किसके लिए है? पोस्ट ग्रांट अपोजिशन इज 8,000 and for 8,000 बट फॉर नेचुरल पर्सन मैम। हाँ नेचुरल पर्सन 5x हो यहाँ जाएगी। ओके, हाँ हाँ, ये कंपनी, ओके ओके ओके, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये। यस, तो यहाँ पे अब वो फीस उसकी कितनी है? 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या? हाँ, 40,000 समथिंग। 40,000। अब इसकी फीस ओके। हो गई 40,000। ठीक है। गॉट इट। हाँ सर, ये ध्यान ही दिया, प्राइवेट लिमिटेड। यस, ये दैट्स द ब्यूटी ऑफ केस स्टडी मैम। ठीक यस है। सर। अब मुझे ये बताइए, इसमें कौन कौन से ग्राउंड्स वो यूज कर रहा है फॉर ऑपोजिशन? पहला ग्राउंड क्या है? कि ये ऑब्वियस है, वो वाला हो गया 25(2) में, कि पहला लैक ऑफ ग्राउंड क्या? नोवेल्टी। एक लैक तो ऑफ मतलब इसमें नॉवेल्टी। नोवेल्टी है, और एक ऑलरेडी नॉन है पब्लिक डोमेन में, हाँ, तो मतलब एक ग्राउंड पब्लिश हो है। गया पब्लिक नोन। हाँ पब्लिक नॉन से। उसके बाद क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी ओके। नहीं है। उसके बाद नॉन और यूज वो हो गया मैम ये। हो गया, हो गया। ओके, एक बार और देखती हूँ सर मैं, एक सेकेंड। द देखिए, वैलिडिटी ऑफ पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं मैम वापस से। एनवायरोजाइम एलिज्ड दैट द, बताइए, पढ़िए। इन्वेंशन लेग नॉवेल्टी, इन्वेंशन लेग नॉवेल्टी, ये हो गया सर। हाँ, और ओके। ऑलरेडी नॉन इन द पब्लिक डोमेन, ये भी हो गया। They हाँ also claim that Dr. Neelam has failed to disclose detail of any, okay, foreign filing वाला आ गया इसमें, फॉर्म 8, हाँ, सेक्शन सॉरी 8 सेक्शन 8 फॉर्म 3। फॉर्म 3। ओके, और उसके बाद related to the same invention and the patent specification lacked sufficient clarity, ये clarity हो गया सर, लिख दिया है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो for ये a skill। 4 ग्राउंड्स उसका जो ओपोनेंट है वो यूज कर रहा है। हम्म, ठीक। तो इसका ग्राउंड कौन सा होगा मैम? ये ग्राउंड नंबर कौन सा है? देखिए, इसने बोला लैक नोवेल्टी एंड वाज ऑलरेडी नोन इन द पब्लिक डोमेन। yes तो sir, आप पब्लिक डोमेन में है तो क्या हो सकता है ये? पब्लिक डोमेन में है तो ये ऑलरेडी नॉन है, लाइक पहले से। हाँ, अ, क्या वो पता है बताना है क्या पब्लिश सर? हो?
क्या पता वो पब्लिश हो। हाँ, वो पब्लिश भी हो सकता है, या फिर कहीं पे किसी ने यूज भी किया हो सकता है उसको हाँ, तो ऑलरेडी। बी ग्राउंड भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ई भी हो सकता है। ओके। ई तो आ गया मैम ऑब्वियस। एफ आ गया। यस सर। एफ ग्राउंड क्या है? क्लैरिटी का। सेक्शन 3 नहीं, नहीं, एफ है। कौन बोला? सेक्शन 3 और 4 है। यस। एफ ग्राउंड इन्वेंशन है विच आर कि नॉट अगर, पेटेंटेबल। यस, इन्वेंशन नॉट एज पर द एक्ट। ओके। एफ। अब सेक्शन ये 3। ओके ओके। उसके बाद जी कौन सा है? क्लैरिटी का। यस, तो ये आ गया क्लैरिटी। और एफ फॉर्म 3 का ग्राउंड एच है। अच्छा। तो ये 4 ग्राउंड को यूज करके वो अपोजिशन फाइल कर रहा है और पोस्ट ग्रांट फाइल कर रहा है। तो ये हमने कंक्लूजन निकाल ली। अब इनको यूज करते हुए हमें ये 2 क्वेश्चन को आंसर करना है और एक केस स्टडी के फॉर्मेट में हमें आंसर लिखना है। तो चलिए, पूरे एग्जैक्ट 11 बज गए हैं। आई गिव यू, आपको देखिए, ये क्वेश्चन मान के चलिए, अगर आपको 5 नंबर का आता है तो ये काम करते हैं, 10 नंबर का ये केस स्टडी आपके पास अगर 10 नंबर की पेपर में आती है, तो अब आप इसको लिखिए। आपके पास 10 मिनट है। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स टू सबमिट द केस स्टडी। कीजिए। जो सबमिट करता जाएगा वो चाहे तो लीव कर सकता है, ग्रुप में उसका फीडबैक मिल जाए, बट सबमिट किए बिना नहीं जाना है।
Sir, I have submitted. Okay, ma'am. Submit. अरे 2025 का क्वेश्चन था, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं मैम, ये मैंने बनवाया था। अच्छा, ऐसा आया तो था कुछ कुछ। नहीं, ऐसा आया हुआ है बट ये वो नहीं है चलिए। Okay. बोलो।
राजेश सर जी सर। शायद गए सब लोग, कृतिका मैम है शायद। हाँ बस मैम सबमिट करें, फिर हम सेशन वाइंड अप करते हैं। अनिल सर सेशन वाइंड अप करते हैं, मैम ने आई थिंक सबमिट कर दिया है। यस सर।